अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम जो है वो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि गैसेस एक्सचेंज है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, और अगर किसी के पास बुक्स वगैरह अवेलेबल है तो वो यानी कि वो उसको ले ले, अगर नहीं है तो नीचे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन बुक्स जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो आज जो है वो उसका यानी कि बायोलॉजी चैप्टर 1 को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेशन के हवाले से। आपने 9th क्लास में भी रेस्पिरेशन के बारे में जो था वो काफ़ी डिटेल के ना डिस्कस किया भी हुआ है, अगर आपको याद हो तो। 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर आपने रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा हुआ। थोड़ा सा रिमाइंडर है यहाँ पर, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पर जो है वो कुछ टर्म्स जो हैं वो यानी कि यहाँ पर रिमाइंड करवाई गई जो आपने पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर 9th क्लास में पढ़ी हुई है। सबसे पहले आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, या आप मेरे एयर को फॉलो करते रहे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच the CH bond in the food are broken down by the oxidation and reduction reaction and the energy is transformed into the ATP। तो होता क्या बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जरिए से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जाता है, जो कि फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म के अंदर, एटीपी की फॉर्म के अंदर, और ये पूरे का पूरा रिएक्शन जो है सेल के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज यूज एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अगर आप नीचे ये इक्वेशन देख रहे हो तो ये इक्वेशन बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फूड है यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली तौर पर ब्रेक डाउन किया जाता है। इससे क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी बुक के मुताबिक ही पॉइंट्स और बुक वाली वर्डिंग ही है, आप वहां से भी इसको यानी कि देख सकते हो। तो कहते हैं कि सबसे पहले यानी कि पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन needed for the cellular respiration from their environment and provide it to their cells। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसेस को या ऑक्सीजन को कहाँ से हासिल करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ इनहेल करते हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, हमारे जो सेल्स में जब रेस्पिरेशन होती है, आपको पता है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकाला जाता है, और फिर सेल से फिर होते होते वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से आती है, इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है उसको भी हम एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज, कहते हैं टेकिंग इन द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज अ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज की बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होना, ये बेसिकली क्या कहते हैं, एक गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। और नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग होता क्या है, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू व्हिच द एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग राइड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि एनिमल जब अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की तरफ रिलीज होना, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। Thus the breathing and the respiration are not synonymous। लेकिन बाज औकात कुछ लोग शायद कंसीडर करते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है इंग्लिश लिंग्विस्टिक के मुताबिक, लेकिन ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ये एक चीज नहीं है। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का यहाँ पर दिया हुआ। कहते हैं कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं,
ठीक है, और अपनी बॉडी से जब बाहर की तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब मैकेनिकल प्रोसेस से मुराद क्या कि जब हम सांस ले रहे होते हैं या सांस रिलीज कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो रिब्स के मसल होते हैं, यानी कि हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठते हैं। जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे लंग्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मैकेनिकल प्रोसेस हैं, यानी कि हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स का ऊपर की तरफ आना, हमारे लंग्स का एक्सपैंड करना, ये सारे का सारा फिनोमेना क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, और एट द सेम टाइम इसके अंदर क्या होता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस से मुराद क्या कि जो भी ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए बायोकेमिकली, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन कर जाए हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे। तो जो रेस्पिरेशन है ये बेसिकली कौन सा फिनोमेना है, ये मैकेनिकल फिनोमेना भी है और बायोकेमिकल फिनोमेना भी, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कैसे रही है, हमारे लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारा जो इंटरकॉस्टल मसल है वो रिब्स के मसल है वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ एक मत ऑक्सीजन अगर हमारे लंग्स में चली जाए तो फिर वो वहां से हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो ये सारा प्रोसीजर स्टडी करना ये रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन इसके वजह से जो ब्रीथिंग है वो क्या कहता है, ब्रीथिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो ब्रीथिंग है ये सिर्फ क्या है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा कैसे रही है, हमारे इंटरकॉस्टल मसल कैसे मूव कर रहे हैं, लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, जस्ट इतना ही। ये आगे हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे कि वो ऑक्सीजन बायोकेमिकली हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट इतना ही डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकली या फिजिकली हमारे लंग्स किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, रिब्स के मसल किस तरह से जो है वो डायलेट कर रहे हैं, इनके रिब के मसल जो किस तरह से अलाउ कर रहे हैं इनहेलेशन ऑफ द गैसेस या फिर एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, जिनके बॉडी के अंदर हम कैसे गैसेस को लेके जा रहे हैं और बॉडी से हम गैसेस को रिलीज कैसे कर रहे हैं बाय द मूवमेंट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड लंग्स। तो जस्ट इसको फिजिकली तौर पर ही देखना, इनके इसमें केमिकल रिएक्शंस को स्टडी ना करना, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, के प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो बात करते हैं, प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए लंग्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए कोई भी लंग्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद प्लांट जो है वो अपनी बॉडी से गैसेस एक्सचेंज करता है। अगर आप बात करते हैं प्लांट के सेल्स की, तो प्लांट का सेल जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि कंप्रेस फॉर्म में कह सकते हो आप, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो प्लांट के सेल है वो तकरीबन एक्सपोज्ड होते हैं एक्सटर्नल सरफेस से, यानी कि हर एक सेल अपने एक्सटर्नल सरफेस के साथ जो गैस एक्सचेंज कर सकता है। और इनके एनिमल्स या हमारे जैसा नहीं है कि हमारी बॉडी के जो इनर साइड के जो सेल्स है वो एक्सपोज नहीं होते हैं मोस्टली इन्वायरमेंट को। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो गैस एक्सचेंज होती है, पहले लंग्स के अंदर हमारी गैसेज जाती है, वहां से ब्लड में शामिल होती है ऑक्सीजन वगैरह, और फिर वहां से हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स के अंदर जो है तो तकरीबन हर सेल जो है वो एक्सपोज्ड होता है अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग के साथ, वो अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग के साथ ही गैस एक्सचेंज करता है। अभी कुछ मोड्स हैं प्लांट्स के अंदर जहां से वो गैस एक्सचेंज करता है, कुछ पैटर्न्स हैं। तो गैस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, सबसे पहले क्या है कि प्लांट जो है वो स्टोमेटा के जरिए से गैस एक्सचेंज करता है। आपको पता है कि स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट के जो लीफ है उसकी लोअर सरफेस में मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। कहते हैं the leaf and the younger stem have a stomata in their epidermis. The gastric exchange occur through these stomata. The inner cells of leaf, mesophyll, and stem also have the air spaces among them, which help in the exchange of gases. कहता है कि आम तौर पर ये हम जरा पिक्चर देख लेते हैं, ये वाली पिक्चर है। कहता है कि आपके पास जो है बेसिकली ये लीफ का एक उसने ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है ना, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है। अच्छा, अब लीफ के अंदर क्या होता है कि ऊपर ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जो एरो है, ये बेसिकली अपर एपिडर्मस सेल है, इसके ऊपर वाली साइड पे क्यूटिकल है, और ये सारे के सारे जो अंदर वाली साइड पे सेल्स है क्या, मेसोफिल सेल्स है। और इनकी सराउंडिंग के अंदर ये क्या, आपके पास एयर स्पेसेस, खाली जगह है। और ये वाली जो है ये बेसिकली लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये गार्ड सेल्स है। और गार्ड सेल्स के अंदर ये सेंटर में जो ओपनिंग है ये क्या कहलाती है, स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, अब स्टोमेटा के अभी हमने जो पीछे देखा ये वाला,
गैसेज एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के जरिए से, उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटल गैसेज एक्सचेंज कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, द लीफ एंड द यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा भी, जो लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, ओपनिंग होती है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। फिर गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। अब गैसेज एक्सचेंज इसी स्टोमेटा के जरिए से होता है। The inner cells of the leaf mesophyll, inner cells of the leaf mesophyll and the stem also have the air spaces among them which help in the exchange of gases। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेसोफिल जो ये सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग के अंदर, यहाँ पर इनकी जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके सराउंडिंग यहाँ पे क्या है, खाली जगह है, एयर स्पेसेस है। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये इन्हीं एयर स्पेसेस के साथ क्या कार्य होते हैं, गैस एक्सचेंज कार्य होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपके पास ये कुछ मैकेनिज्म है इनकी, उससे आगे वाला पेज है। ये नेक्स्ट जो है इसका क्या है, मैकेनिज्म है कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, कि ड्यूरिंग डे टाइम कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, और प्लांट्स के अंदर रात के वक्त जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले जो है वो डे टाइम के अंदर डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ आर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, the oxygen produced in the photosynthesis is utilized in the cellular respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during the cellular respiration is utilized in the photosynthesis. अगर आप बात करते हैं डे टाइम की, दिन के वक्त, तो याद रखिएगा दिन के वक्त प्लांट की जो लीफ होता है या प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, और दिन के वक्त प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। यानी कि दोनों फिनोमेना एक ही प्लांट में हो रहे होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। और डे टाइम होता क्या बेसिकली, कि जितना प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से ऑक्सीजन बना रहा होता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है और रेस्पिरेशन में, और जितना वो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो क्या बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज वही प्लांट सेम प्लांट कर लेता है। यानी कि प्लांट अपनी बॉडी के अंदर बनने वाली फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनने वाली ऑक्सीजन को भी कंज्यूम कर लेता है, और जब प्लांट की बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो उस रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल होती है, उसी को वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेता है। इन सिंपल वर्ड्स, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से जितनी भी ऑक्सीजन बनाता है उसको यूटिलाइज कर लेता है, और प्लांट जो है वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के जरिए से बना रहा होता है, उसको भी वो खुद ब खुद ही प्लांट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है, तो हमने तो ये पढ़ा है प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे है कि अगर वो प्लांट खुद ही अपने ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाज औकात, यानी कि अगर आप बात करते हैं डॉन और डस्क की, यानी कि जब सूरज जो है वो तलू हो रहा होता है या सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त की ये बेसिकली बात है कि उस वक्त प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन की स्पीड और फोटोसिंथेसिस की स्पीड इक्वल होती है। और जितनी प्लांट ऑक्सीजन बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, वो खुद ही सारी कंज्यूम कर रहा होता है, और जितनी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको भी खुद ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब होता है। लेकिन जब उसके दरम्यान में जब पीक वक्त आता है, यानी कि जब दोपहर का वक्त आता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मुकाबले में। मतलब कि जो प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के मुकाबले में, या इन सिंपल वर्ड प्लांट ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बना रहा होता है। यानी कि वो ऑक्सीजन सारी की सारी अपने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। जब यानी कि नून होता है, यानी कि जब दोपहर का टाइम होता है, तो उस वक्त जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से सॉरी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा हाई होता है। और वो जितनी प्लांट ऑक्सीजन बनाता है उसमें से कुछ तो वो कंज्यूम कर लेता है, एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन बच जाती है उसको दोपहर टाइम उसको वो क्या कर देता है, बाहर की तरफ अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देता है। अच्छा, रात के वक्त क्या था, ड्यूरिंग नाइट, when there is no photosynthesis occurring, the leaf cell get oxygen from the environment and release the carbon dioxide to the stomata। ठीक है, रात के वक्त तो आपको पता है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लाइट ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। ठीक है, तो रात के वक्त जो है वो प्लांट क्या कार्य होते हैं, उलट कार्य होते हैं, सब रेस्पिरेशन करते हैं। रात के वक्त प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा, रात के वक्त जो प्लांट क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, और क्या रिलीज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो टाइप है रेस्पिरेशन की वो है लेंटिसेलुलर। एक स्टोमेटल रेस्पिरेशन, और ये सेकंड क्या है, लेंटिसेलुलर रेस्पिरेशन। अब लेंटिसेल से भी रेस्पिरेशन होती है, लेंटिसेल को भी डिस्कस करते हैं क्या होता है। कहता है कि द लेंटिसेल अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम। अब प्लांट के अंदर जो प्लांट की जो बार्क होती है, जो प्लांट की जो छाल होती है नीचे वाली, अक्सर आप देखें तो प्लांट का जो स्टेम होता है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर छाल होती है,
उस छाल की अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसल्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्लांट का आपके पास एक स्टेम है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे यानी कि पोर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, यानी इसको बड़ा भी करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं बेसिकली ये लेंटिसल्स कहलाते हैं, सुराख जो है ये लेंटिसल्स कहलाते हैं, और इनके जरिए से भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो लेंटिसल्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, कहते हैं द वुडी स्टेम and the mature roots. The entire surface is covered by a bark which is impervious to the gases of water. तो क्या होता है कि बेसिकली जो वुडी स्टेम्स होते हैं, यानी कि लकड़ी वाले जो स्टेम्स होते हैं, इनके अंदर या फिर और जो मेच्योर रूट्स होती हैं, इनके सरफेस के ऊपर क्या होती है, छाल होती है, ठीक है। और वो छाल जो होती है उसमें से ना ही इम्प्रीवियस मराद के इम्परमेबल, ना ही उसमें से जो गैसेस गुजर सकती है, ना ही वाटर गुजर सकता है। However, there are certain pores in the layer of the bark. These are called lenticels. और ये जो बेसिकली बाग है इसके अंदर कुछ सुराख होते हैं, इन सुराखों को हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है फ्रॉम रूट्स के जरिए से, इनमें कुछ प्लांट है वो अपनी रूट्स के जरिए से भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो कहते हैं गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट, द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, ठीक है। तो आमतौर पर जो गैसेस जो है वो डिफ्यूज इन और आउट भी करते हैं, लेकिन जो प्लांट है अपनी रूट्स के जरिए से भी गैसेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी सॉइल के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट होती है सॉइल में होती है, तो जो रूट्स होती हैं वो अपनी सॉइल के साथ क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन द एक्वाटिक प्लांट। इनके प्लांट जो एक्वाटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट्स है, वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। The aquatic plant get the oxygen dissolve in the water and release carbon dioxide in the water, ठीक है। तो जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से, वो एनवायरनमेंट में तो होते नहीं है, ना ही एयर में होते हैं। तो जो पानी में रहने वाले प्लांट्स है वो वाटर से में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसी को इस्तेमाल करता है। तो इससे हमारा अगर नहीं है तो कुछ बच्चे समझ रहे थे शायद जो H2O वाली ऑक्सीजन है या पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको तोड़ के प्लांट यूज करें, नहीं। बल्कि क्या होता है कि जो प्लांट जो वाटर होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज हुई होती है, वो उस ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। अच्छा बेटा, ये आपका जो था वो 10th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी कोई मसला है या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप बेटा उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, मैं उसका जवाब आंसर करूंगा। और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि ये जो लिंक है बुक का पीडीएफ बुक का जो लिंक है उसको भी मैं नीचे यानी कि दे दूं। ये बेटा 10th क्लास के लेक्चर जो है लगे आपकी वो ऑब्वियसली तो आप 9th क्लास के पेपर के बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुई है आपके एकेडमिक कैरियर के अंदर के लिहाज से भी। तो बाद में अगर थोड़ा लेट करेंगे तो उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है सिलेबस के लिहाज से या किसी और लिहाज से। तो इसलिए कोशिश करी जा रही है कि यहीं से यानी कि स्टार्ट कर दिया जाए। इंशाल्लाह मेरा ख्याल जल्दी खबर आ जाएगी कोई 9th क्लास के पेपरों के वाले से कि होने हैं या नहीं होने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो बेटा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप तमाम को इस बीमारी से जो है, आपके घर वालों को भी इससे महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलाम।